हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 4 अक्टूबर 2025, है ना। तो 4 अक्टूबर 2025 से जो है हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से पीडीएफ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मुख्य पृष्ठ पर दिखाई पड़ रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है किस देश में बना है। तो इसके बारे में जो है हम लोग पूरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर बना है ना। और ये पुल जो है कितना ऊंचाई पर बनाया गया है। तो हम लोग आगे चलकर इस पे विशेष बात करेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि और पहला प्रश्न हम लोगों के सामने में क्या है। यहाँ पे जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है, मीराबाई चानू। नाम सुने होंगे मीराबाई चानू का, उम्मीद है कि सभी कोई जानते ही होंगे, है ना। चलिए आइए क्या प्रश्न है यहाँ पे देख लेते हैं। तो मीराबाई चानू ने जो है 2025 विश्व भारोत्तोलन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया है। तो कौन सा पदक जीता गया है इनके द्वारा, मीराबाई चानू के द्वारा। यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। तो ये ध्यान रखना है, अच्छे से प्रश्न को ध्यान रखना है। वेट लिफ्टिंग से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। और ये प्रश्न आप लोगों का जो है इसका आंसर क्या बन रहा है, तो इसका आंसर जो बन रहा है रजत। इनके द्वारा क्या जीता जा रहा है, तो रजत पदक जीता जा रहा है। आप लोग यदि साथ साथ बनाना चाहते हैं तो साथ साथ बनाते रहिएगा। आप जुड़ चुके होंगे, है ना। चलिए जो जुड़ चुके हैं आइए साथ साथ बनाते रहिएगा। आज जो है कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, आज के बारे में नहीं कर रहे हैं कि कल जो है ऐसा कोई महत्वपूर्ण दिवस जो है आपको 3 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। इसी वजह से जो है दिवस से संबंधित आज प्रश्न आप लोगों को नहीं दिए हैं। यहाँ पर जो है सीधे तौर पर प्रश्न आते हैं हम लोग किससे, तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, तो ये चल रहा है आपको नॉर्वे में चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस देश में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आयोजन जो है इसका कहाँ पर किया जा रहा है, नॉर्वे के फोर्ड शहर में किया जा रहा है। फोर्डे एक शहर है नॉर्वे का, तो फोर्डे शहर में किया जा रहा है, नॉर्वे के फोर्डे शहर में, तो याद रहेगा। तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर, तो ये आपको आयोजन यहाँ पर हो रहा है ना। आयोजन इस जगह लिखा है, ठीक है। तो ये आयोजन याद रखिएगा, नॉर्वे के फोर्डे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हो रहा है। और यहीं पर जो है भारत की मीराबाई चानू, कौन, तो भारत की जो है मीराबाई चानू जो है महिलाओं के, आपको वेट भी याद रखना है, वेट में कितना 48 किलोग्राम वर्ग में जो है इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, तो रजत पदक जीता गया है, ठीक है। और जब इनके द्वारा रजत जीता गया है, भारत के द्वारा रजत जीता गया है, तो गोल्ड किसी के द्वारा जीता गया होगा और कांस्य किसी न किसी के द्वारा जीता गया होगा। ये तीनों के बारे में हम लोगों के पास आंसर रहना चाहिए कि तीनों यदि कभी पूछा जाए तो तीनों के बारे में आप लोगों को आंसर याद रहना चाहिए अच्छे से। तो उत्तर कोरिया की एक खिलाड़ी है, कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है री सोंग गम, है ना। तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, इस सब का जो नाम है होता है इसी प्रकार का नाम होता है। तो ये ध्यान रखना है, उत्तर कोरिया की एक खिलाड़ी है, री सोंग गम है। और इनके द्वारा जो जीता जाता है कौन सा पदक, तो ये गोल्ड पदक जीता जाता है, जिनको हम लोग स्वर्ण पदक बोलते हैं ना, गोल्ड जीता जाता है। वहीं पर थाईलैंड की आपको थान्याथोन सुक्चारोयन, क्या नाम है, अच्छे से पढ़िएगा, थान्याथोन सुक्चारोयन, इनके द्वारा जो है कौन सा पदक जीता जाता है, कांस्य पदक जीता जाता है। तो तीनों याद रहेगा। गोल्ड किसके द्वारा, तो उत्तर कोरिया की है आपको री सोंग गम, जिनके द्वारा गोल्ड जीता जाता है, स्वर्ण पदक जीता जाता है। थाईलैंड की है थान्याथोन सुक्चारोयन, इनके द्वारा जो जीता जाता है कौन सा, कांस्य पदक। जबकि भारत, तो भारत वाला जो है अच्छे से याद रखना है, भारत की जो है आपको मीराबाई चानू, इनके द्वारा कौन सा पदक, रजत पदक जीता जाता है। और मीराबाई चानू का किसी का आपको वेट याद नहीं रखना है, लेकिन मीराबाई चानू का आपको याद रखना है कि 48 किलोग्राम वर्ग में जो है इनके द्वारा रजत पदक जीता जाता है, ठीक है।
वहीं पर एक फैक्ट आपको बता देते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा जो है 1994 और 1995 में लगातार जो है इनके द्वारा 2 गोल्ड मेडल जीता जाता है ना। ये 1994 95 की बात कर रहे हैं, और ये पहली विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता बनती है भारत की तरफ से। भारत की पहली ऐसी विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता बनती है जो कि 1994 1995 में ये गोल्ड मेडल जीतती है। और यहीं पर बात कर लेते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू का जो है ये तीसरा पदक है। कौन सा पदक है? तो ये मीराबाई चानू का जो है आप लोगों को देखने को मिलता है तीसरा पदक। कब कब ये जीती है और कौन कौन सा पदक जीती है वो बात कर लेते हैं। तो 2025 अभी तो आपको समझ में आ रहा है, 2025 में कौन सा, 2025 में ये जीत रही है, आपको रजत जीत रही है। इससे पिछले वर्ष कह सकते हैं, पिछले वर्ष नहीं कह सकते हैं आप, डायरेक्ट आप 2022 3 वर्ष के बाद ये जीत रही है। 2022 में भी जो है इनके द्वारा जो है वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है रजत ही जीता जाता है ना। तो ये आपको 3 वर्ष के बाद समझिए कि आप इसमें फिर से वापसी करती है और रजत पदक ये विजेता बनती है। उसके बाद ये 2017 में आपको, 2017 में जो है आपको क्या बन रही है, ध्यान रखिएगा इस जगह थोड़ा सा, अरे चलिए एक बार फिर से आपको लिख देते हैं यहाँ पे 2000 आपको 22 बोले, ठीक है, क्या दिक्कत हो रहा है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है लिखने में परेशानी हो रही। चलिए 2000 ये 22 है ना, तो 2022 में इनके द्वारा क्या बताए थे आपको, रजत। जबकि 2000 आपको ये 17 में है ना, तो 2017 में जो है इनके द्वारा कौन सा पदक जीता जाता है, इनके द्वारा जीता जाता है स्वर्ण पदक जीता जाता है, गोल्ड जीता जाता है। तो अब ध्यान रहेगा 2017 में देखिए इनके द्वारा गोल्ड जीता जाता है, स्वर्ण पदक, 2022 में भी रजत पदक, और 2025 में भी जो है इनके द्वारा कौन सा पदक जीता जा रहा है, 2025 में भी रजत पदक जीता जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये तीनों बता रहे हैं किसके बारे में, तो ये मीराबाई चानू के बारे में बता रहे हैं। मीराबाई चानू जो है आपको 2025 में भी रजत, 2022 में भी रजत, और उसके बाद 2017 में इनके द्वारा स्वर्ण पदक, और इस वर्ष जो है 2025 में ये तीनों जो बता रहे हैं आपको 2025 का है। 2025 में रजत आपको बता ही चुके हैं कि आपको मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है मीराबाई चानू, है ना। वेट लिफ्टिंग आप लोग देख रहे होंगे, ये वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, और वेट लिफ्टिंग के में जो है इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है इस वर्ष 2025 में, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा पदक, तो ये जीत रही है सीधे तौर पर रजत पदक जीत रही है ना। मीराबाई चानू से संदर्भित आपको बहुत प्रश्न पूछा जा चुका है, और यहाँ पर जो है हम लोग एक प्रश्न और कवर कर लेते हैं मीराबाई चानू से, कि ये आप लोगों को पूछा जाता है कि किस राज्य से इनका संबंध है मीराबाई चानू का। क्या आप लोग बता सकते हैं? यदि आप लोग जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं ना, तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किस राज्य से इनका संबंध है। तो इनका संबंध है, आइए हम सीधे तौर पर बात कर लेते हैं, इनका संबंध जो है आपको किस राज्य से, तो ये मणिपुर, पूर्वी भारत की तरफ से जो है ये मणिपुर राज्य से जो है इनका संबंध है ना। इनका जन्म होता है मणिपुर होता है, और मणिपुर की तरफ से भारत में जो है प्रतिनिधित्व मणिपुर की तरफ से करती है, और देश की तरफ से तो ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो राज्य पूछे भारत वाला किसी भी एग्जाम में जो है आपको पूछा जाता है, तो आपको कभी कभी जो है राज्य भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है उस पर बातचीत करते हैं। आवाज आ रहा होगा, कल थोड़ा सा परेशानी था आवाज में, आज तो आवाज आप लोगों के पास क्लियर आ रहा है ना। कमेंट आप लोग करते रहिएगा, यदि अभी तक तो आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है ना, जुड़ रहे होंगे तो कमेंट करिएगा। चलिए आइए बात करते हैं, और बनाते रहिएगा साथ साथ, यदि कोई बना रहे हैं तो साथ साथ बनाते रहिएगा, है ना। सेकंड प्रश्न पर बात करते हैं। सेकंड प्रश्न आप लोगों के सामने में क्या है, बॉक्सिंग। ये भी देखिए खेल से संदर्भित प्रश्न है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगा। बीएफआई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। बीएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, किस शहर में किया जाएगा, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा बताइए आप लोग, यदि आप लोग हैं जुड़े हुए तो बताइए, है ना। तो इसका सही आंसर आप लोगों के पास बन रहा है कहां पर, तो चेन्नई में। कहां पर किया जाएगा इसका आयोजन, तो चेन्नई में। इसका सही आंसर क्या बनेगा, आंसर जो है आपको ए बनेगा, आंसर चेन्नई होगा, है ना। तो ये सीधे तौर पर याद रखिएगा, यहाँ से ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप जो है सीधे याद रखिएगा कि बॉक्सिंग का जो है आपको कौन सा, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के द्वारा जो है ये जानकारी दी गई है कि चेन्नई में जो है इस बार आपको किसका, बीएफआई का जो है आयोजन होगा। कहाँ पर, ये चेन्नई में होगा। किस शहर में किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है आपको
चेन्नई में किया जाएगा, बॉक्सिंग वाला, है ना। यहाँ से सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस तथ्य यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न भी जो है आप लोगों के लिए आसान सा प्रश्न है। और राष्ट्रीय कैडेट कोड, जिसको कि हम लोग एनसीसी के नाम से जानते हैं, है ना, आपके आसपास कहीं ना कहीं आपको एनसीसी कैंप भी होगा। तो एनसीसी का जो है महानिदेशक पूछा जा रहा है कि एनसीसी का जो महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो एनसीसी का जो महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है किनको, वीरेंद्र वत्स को नियुक्त किया गया है। किनको, ये इसका सही आंसर क्या बन रहा है, वीरेंद्र वत्स बन रहा है। बना रहे हैं साथ साथ। तो राष्ट्रीय कैडेट कोड, जिसको कि हम लोग एनसीसी बोलते हैं, तो एनसीसी का जो है महानिदेशक पूछा जा रहा है। तो महानिदेशक जो है आप लोगों को वीरेंद्र वत्स, और ये किनके स्थान पर बन रहे हैं, तो ये गुरवीर पाल सिंह के स्थान पर बन रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आंसर रखिएगा, दो आंसर यहाँ पर टिक करवाएंगे, दिक्कत होगा। यहाँ पर जो है केवल आप याद रखिएगा क्या आंसर बनेगा, तो ये वीरेंद्र वत्स बनेगा, है ना। और वीरेंद्र वत्स जो है किनका स्थान ग्रहण कर रहे हैं, तो ये स्थान ग्रहण करेंगे आपको गुरवीर पाल सिंह का। किसका स्थान ग्रहण करेंगे, तो ये जनरल गुरवीर पाल सिंह का जो है स्थान ये लेने वाले हैं। यदि बात करें कि लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक का पदभार जो है इनके द्वारा ग्रहण किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल वत्स जो है, आपको जो वत्स दिखाई पड़ रहा है, ये वीरेंद्र वत्स जो है दिसंबर 1988 में भारतीय सेना की 19 कुमायूं रेजिमेंट में ये शामिल हुए थे। और इनके द्वारा जो है वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में जो है कमांडेंट के रूप में ये इन्होंने कार्य किया था। तो ये सब जानकारी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी जरूरी है केवल एक, आपको एक लाइन में, वन लिनियर में याद रखना है कि वीरेंद्र वत्स जो है आपको लेफ्टिनेंट वीरेंद्र वत्स जो है, जनरल वीरेंद्र वत्स, इनको क्या चीज का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही तस्वीर है आपका वीरेंद्र वत्स का, और इनको जो है एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। याद रहेगा, आसान सा प्रश्न है, आसान सा आंसर इसका बनेगा एनसीसी के महानिदेशक इनको वीरेंद्र वत्स को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के बारे में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का जो है अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष जो है आप लोगों को सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, तो अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दे रहे हैं क्या, अध्यक्ष दे रहे हैं, अध्यक्ष हुआ, महानिदेशक हुआ, निदेशक हुआ, ये सब जो है आप लोगों को पूछा जाता है प्रश्न, है ना। किसी परीक्षा में जो है ये सब प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या है प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का जो है अध्यक्ष किसे हाल ही में जो है नियुक्त किया गया है। आंसर आप बता सकते हैं, किसको नियुक्त कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष, तो ये नियुक्त किया गया है एंड्रयू पार्सन्स को। किनको नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर क्या बन रहा है, एंड्रयू पार्सन्स बन रहा है ना। तो एंड्रयू पार्सन्स को जो है इनका नियुक्त कर दिया गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, एंड्रयू पार्सन्स के बारे में यदि बात करें कि एंड्रयू पार्सन्स जो है कहाँ के रहने वाले हैं, वो भी आपको बता देते हैं। आपको इमेज पे बता देंगे एंड्रयू पार्सन्स को कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष किनको नियुक्त कर दिया गया है, एंड्रयू पार्सन्स को नियुक्त किया गया है, जिन्हें हाल ही में 2025 में जो है दक्षिण कोरिया के सियोल में तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। तो ये तीसरी बार अध्यक्ष इनको जो है नियुक्त किया जा रहा है। तो तीसरी बार, चौथी बार ये आपको ये आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष है वर्तमान में ये कौन है, तो एंड्रयू पार्सन्स हैं, है ना। और यहां पर जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीवीआई के अंतर्गत आप इसको रखिएगा, किसको रखिएगा, जो आपको यहाँ पर जो आपको दिए हुए महत्वपूर्ण तथ्य, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, इस पे बातचीत कर लेते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको 2034 तक वैलिड, 2034 क्या 2000 आपको 37-38 तक ये वैलिड रहेगा। और यहाँ पर जो है ये 2036, 37, 38 यहाँ पर ये भी 2000, समझ रहे कितने लंबे दिनों तक का बातचीत कर रहे हैं। तो ये आगामी है, सभी आगामी है। आने वाले दिनों में जो है आगामी खेल का आयोजन कहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर आप इसका हेडिंग लाइन बना सकते हैं, आगामी ओलंपिक आयोजन। ये पेन सही से चल नहीं रहा है, आगामी ओलंपिक का आयोजन जो है कहां पर होगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, आगामी ओलंपिक आयोजन, है ना। इस तरह से आप हेडिंग बना सकते हैं। वैसे आपके पास ये लिखा हुआ रहेगा, पीडीएफ आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा, तो पीडीएफ से आप आसानी से लिख सकते हैं। 2026 का बातचीत करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि समझाना मेरे लिए आसान रहेगा, है ना। अब देखिए क्या है 2026 पूछा आपको। वैसे होता है 4 प्रकार का होता है ओलंपिक, देखिएगा कितने प्रकार का होता है, अब देखिए बता देते हैं आपको। एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि सर्वाधिक पूछा जाता है, दूसरा होता है आपको क्या होता है शीतकालीन ओलंपिक होता है, उसके बाद
इसमें जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आपको क्या होता है, तो ग्रीष्मकालीन आपको पैरालंपिक भी होती है ना, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो है उनको शारीरिक परेशानी होती है, उसको पैरालंपिक के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हुआ। और उसके बाद एक होता है ओलंपिक, युवा ओलंपिक। 4 प्रकार का ओलंपिक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 2 प्रकार का ओलंपिक के बारे में बता रहे हैं। फिर से आने वाले दिनों में जो है किसी न किसी आपको जो है डेट में फिर से आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट के बारे में, है ना। यहाँ पर देखिए एक ही साथ बताएंगे तो आपको थोड़ा सा उलझन होगा। यहाँ पर आप एक जगह लिखिएगा, लेकिन एक जगह 2026 यदि पूछे कि शीतकालीन ओलंपिक इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है, तो इसका आयोजन जो है मिलान और कॉर्टिना। मिलान याद रखिएगा, एक लाइन याद रख सकते, एक शहर याद रखिए मिलान, और मिलान जो है कहाँ पर है, ये इटली में है ना। तो 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होने वाला है, तो 2000 आपको 26 शीतकालीन ओलंपिक जो है होने वाला है सीधे तौर पर कहाँ पर, ये आपको इटली के किस शहर में, मिलान शहर में होने वाला है। कॉर्टिना में भी होगा, आपको मिलान आप याद रखिएगा, आसानी से याद रखिएगा, इटली के मिलान शहर में, है ना। 2030 4 वर्षों के बाद होता है, तो 2030 में कहां पर होगा, 2030 में शीतकालीन ओलंपिक जो है आपको फ्रांस में, फ्रेंच आल्प्स एक शहर का नाम है, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच से आसानी से बन जाएगा। फ्रेंच आल्प्स जो है, आल्प्स पर्वत भी है वहां पर, इसी के नाम जो है शहर है फ्रेंच आल्प्स, फ्रांस में अवस्थित है, और यहीं पर होने वाला है आपको 2030 का शीतकालीन ओलंपिक। यदि बात करें 2034 में कहां पर होने वाला है, 4 वर्षों में हो रहा है, तो 2034 में जो है इसकी घोषणा हो चुकी है कि शीतकालीन ओलंपिक जो है कहां पर होगा, ये साल्ट लेक सिटी। और साल्ट लेक सिटी कहां पर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है साल्ट लेक सिटी, यहीं पर आपको आयोजन होने वाला है 2034 शीतकालीन ओलंपिक। अब ये तो हुआ शीतकालीन के बारे में, ये जितने भी बात किए ये शीतकालीन के बारे में बात किए। यहां पर जो बात कर रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं, ये ग्रीष्मकालीन, सभी में लिखा हुआ है, यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा, तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लिखा हुआ है। अब बात करते हैं 2024 वाला, पहले बातचीत करते हैं कि 2024 वाला हो चुका है। यहां पर जब 28 है तो 2024 वाला कहीं न कभी हुआ होगा ना, तो 2024 वाला कहां पर हुआ है, तो 2024 वाला जो है पेरिस में हुआ था, पेरिस के फ्रांस शहर में हुआ था। तो ये पेरिस वाला आपको याद रखना, हाल फिलहाल में हुआ है। तो ये 2024 हाल फिलहाल ही कहा जाए इसको, है ना, 2024 इसको हाल फिलहाल ही कहा जाए, है ना। तो ये आपको 2024 वाला पेरिस ओलंपिक आपको हो चुका है, तो इसके बारे में प्रश्न नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं 2024 वाले शर्त में जो है आपको ओलंपिक से संदर्भित प्रश्न करवा चुके हैं। टेस्ट सीरीज में कितने बार करवाए हैं, तो ये तो नामुमकिन है, बहुत बार आपको ओलंपिक से प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। थोड़ा सा एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, फोन की वजह से, है ना। समझ रहे हैं, यदि फोन आ जाता है तो थोड़ा सा तो परेशानी होता है, ठीक है। और इसके वजह से फोन इम्पोर्टेंट था, इसलिए उठाना पड़ रहा है ना, रिसीव करना पड़ रहा है। चलिए चलिए, आइए बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, आपको किसके बारे में बातचीत कर रहे थे, 2026 शीतकालीन ओलंपिक के बारे में बात कर रहे थे। और 2026 शीतकालीन ओलंपिक जो है मिलान कहां पर किया जा रहा है, इटली में किया जा रहा है। 2030 शीतकालीन ओलंपिक जो है कहां पर किया जा रहा है, ये फ्रांस में किया जा रहा है ना। उसके बाद 2034 आपको शीतकालीन ओलंपिक इसका जो आयोजन हो रहा है कहां पर हो रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कहां पर, साल्ट आपको लेक सिटी में हो रहा है। यदि बात करें 2028 वाला, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है लॉस एंजलिस कहां पर किया जा रहा है, ये अमेरिका में किया जा रहा है। कहां पर किया जाएगा, ये आपको 2000 आपको बता ही चुके हैं। 2024 वाला कहां पर, ये पेरिस आपको फ्रांस शहर में हो चुका है आयोजन। तो ये आपको ध्यान, इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये आपको किताब में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। कहां पर, ये पेरिस फ्रांस में, है ना। इसका आयोजन हो चुका है। उसके बाद 2000 आप देखिए 4 वर्षों में होगा, 2028 में कहां पर होगा, तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है आपको लॉस एंजलिस, ये अमेरिका शहर में किया जाएगा इसका आयोजन। यदि 2032 के बारे में बात करें तो 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये कहां पर होगा, तो इसका आयोजन जो है ब्रिस्बेन
ऑस्ट्रेलिया में होगा, है ना। कहां पर होगा, तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया शहर में होगा। यदि बात करें 2036 आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में, तो यहां पर जो है भारत अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारत के द्वारा जो है मांगा डिमांड किया जा रहा है कि हम लोगों को जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2036 का आयोजन मिलना चाहिए। यदि भारत में होगा तो भारत के किस शहर में होगा, तो भारत के अहमदाबाद वाले शहर में होगा। कहां पर होगा, तो भारत के जो है अहमदाबाद वाले शहर में होगा, है ना। तो 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक याद रखिएगा, 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है कहां पर होने वाला है, ये आपको भारत शहर में होने वाला है ना। भारत के किस शहर में, यदि होगा तो अहमदाबाद में, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ओलंपिक समिति के द्वारा जो है आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यदि आधिकारिक घोषणा हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक में जो है एक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत को ये जो है आयोजन मिल जाए, है ना, 2036 वाला। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही है, कौन है, यहाँ पर देखिए सभी के बारे में बात करें। अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर पैरालंपिक था, पैरालंपिक के बारे में आपको नहीं पता। जहां पर ग्रीष्मकालीन होगा, ग्रीष्मकालीन के जस्ट बाद जो है आपको पैरालंपिक होती है ना। ग्रीष्मकालीन आपको लिखा हुआ है, तो ग्रीष्मकालीन के बाद क्या होता है, ये जस्ट पैरालंपिक होता है। यदि 2024 में पेरिस में हुआ था, तो 2024 में ही पेरिस में क्या हुआ था, आपको पैरालंपिक। तो ग्रीष्मकालीन के साथ ही जैसे ग्रीष्मकालीन समाप्त होता है, वैसे उसके साथ जो है स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है, आपको पैरालंपिक स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसके बारे में पैरालंपिक के बारे में नहीं लिखा है। तो जहां पर आपको ग्रीष्मकालीन होगा वहीं पर पैरालंपिक होगा। और पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष जो है किनको नियुक्त किया गया है, एंड्रयू पार्सन्स को नियुक्त किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है एंड्रयू पार्सन्स, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपको ब्राजीलिया के रहने वाले हैं, ब्राजील के रहने वाले हैं ना, ये ब्राजील के रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड्रयू पार्सन्स जो है वर्तमान में इनका कह सकते हैं कि ये किस देश से इनका संबंध है, तो इनका संबंध जो है आपको ब्राजील से संबंध है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों को बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और इनका संपत्ति कितना हो चुका है, आपको 500 अरब डॉलर हो चुका है। कितना हो चुका है, 500 अरब डॉलर हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 500 अरब डॉलर जो है, सीधी सी बात है, वैसे आपको जानकारी होगा है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का यदि बात करें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है एलन मस्क है ना। इसका सही आंसर क्या बन रहा है, एलन मस्क, सभी को जानकारी होगा। और ये जो है अब कितना इनका संपत्ति हो चुका है, तो 500 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति इनके पास हो चुका है। और ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है, किनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, ये आपको पत्रिका याद रखना है, ये आपको फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, है ना। ये जो आपको जारी किया जाता है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार से ये जारी किया जाता है, और अरबपतियों की ये सूची जारी किया है। और इसी के अनुसार से जो है एलन मस्क की जो संपत्ति है 500 अरब को पार कर चुकी है, 500 अरब डॉलर को, है ना। डॉलर याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि रुपया लगा देना है, 500 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये जो है आपको टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनका जो है मुख्य जो है आपको टेस्ला का क्या है, मुख्य आपको कार्यकारी अधिकारी है, सीईओ है। और एलन मस्क जो है दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 500 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। और यह उपलब्धि जो है उन्हें टेस्ला के शेयरों में तेजी और उनकी दूसरी टेक कंपनियों में जो है तेजी से बढ़ते मूल्यांकन की वजह से ये मिली है। तो स्वाभाविक बात है, टेस्ला के ये क्या कहते हैं, सीईओ है। उसके बाद इनका जो है बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारे कंपनी का आपके, यदि आप मोबाइल चला रहे होंगे तो आपके मोबाइल में होगा आपको एक्स हैंडल, आप जो यूज करते हैं, पहले इसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो ट्विटर भी जो है किस उसका अधिग्रहण जो है तो 2022 में जो है किनके द्वारा कर लिया गया है, तो ये एलन मस्क के द्वारा ही कर लिया गया है ना। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है एलन मस्क, और दुनिया के ये क्या है, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको तो जानकारी है ही, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट बन रहा था, जो प्रश्न बन रहा था, वो प्रश्न आपको तो बताना बनता है कि ये प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 500 अरब डॉलर को ये पार कर चुका है इनका कुल संपत्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किनके बारे में, तो ये एलन मस्क के बारे में। और आप यदि चला रहे हैं, एक्स हैंडल चला रहे हैं, तो एक्स हैंडल पर भी जो है आपका अधिग्रहण किनके द्वारा, इन्हीं का। एक्स हैंडल जो है पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, और ट्विटर जो है अब सीधे तौर पर है, ध्यान रखिएगा, अब एक्स के नाम से अब जाना जाता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में क्या है, टाटा समूह किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाटा समूह एयरबेस द्वारा जो है किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबल लाइन स्थापित की जाएगी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाटा समूह और एयरबेस द्वारा जो है किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबल लाइन स्थापित की जाएगी। तो ये आंसर इसका क्या बनेगा, तो इसका आंसर जो आपको बनेगा क्या बनेगा, कर्नाटक बनेगा, है ना। इसका सही आंसर बनेगा क्या बनेगा, कर्नाटक बनेगा। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
ठीक है, कि टाटा समूह और एयरबेस द्वारा जो है किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबल लाइन स्थापित की जा रही है। तो ये आपको स्थापित की जा रही है कहां पर, तो ये कर्नाटक में है ना। तो ये आपको किस राज्य में पूछा रहा है, तो कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। और ये जो असेंबल होगा क्या होगा, तो ये किस कंपनी के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। तो भारत के निजी क्षेत्र में पहली बार जो है हेलीकॉप्टर निर्माण का ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कर्नाटक के वेगमल में, कहां पर, वेमगल में, सॉरी, टाटा के ये जो कर्नाटक का आपको देखने को मिल रहा है, कर्नाटक के कौन से शहर में, आपको वेमगल में, आपको एयरबेस के साथ, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वेमगल जो आपको देख रहा है कंपनी है ना, सोलह हम जगह आपको बता रहे थे, ये जो कर्नाटक के वेमगल में आपको जो देखने को मिल रहा है, ये आपको वेमगल शहर के साथ जो है यहाँ पर आपको ये एयरबेस क्या है, कंपनी है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से आपको बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, देखिए बीच में होता क्या है कि फोन जब आता है डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। यहाँ पर जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के कर्नाटक के साथ जो है आपको वेमगल में जो है एयरबेस के साथ जो है क्या होती है, साझेदारी में H125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए फाइनल असेंबल लाइन स्थापित की जाएगी, है ना। कौन सा, तो आपको H125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए जो है फाइनल असेंबल लाइन क्या हो जाएगा, स्थापित होगा। तो ये ध्यान रखना है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है कर्नाटक में, और कर्नाटक के कहां पर, तो कर्नाटक के आपको वेमगल में, और किसके साथ ये एडवांस, तो आपको टाटा एडवांस जो है किसके साथ, आपको एयरबेस के साथ, है ना। एयरबेस के साथ जो है आपको हल्का हेलीकॉप्टर जो तैयार किया जाता है, तो H125, इसका क्या नाम है, H125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए जो है फाइनल असेंबल लाइन जो है स्थापित करेगी। और यह परियोजना जो है सिर्फ भारत की सिविल आपको एविएशन इंडस्ट्री के लिए नई दिशा करेगी, साथ साथ जो है आपको सशस्त्र बलों की ये जरूरतों को भी पूरा करेगा। जो रक्षा का होता है, जो ऊंचाई वाले स्थान पर सीमा पर कहीं पे भी काम करते हैं ना, जो रक्षा के क्षेत्र में, तो ये आपको देखिए, सबसे पहले इमेज देख लेते हैं, इमेज के साथ आपको बात कर लेते हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, हल्का विमान है, और ये जो है H125 के अंतर्गत इसको रखा जाता है, बनाया जाता है। और ये हल्का विमान जो है वन इंजन, एक ही इंजन इसमें तैयार होता है, एक ही इंजन इसमें रहता है ना, डबल इंजन इसमें नहीं रहता है, एक इंजन रहेगा तब ना हल्का रहेगा। और ये जो है आसानी से आपको पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये उड़ान भर सकता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी उड़ान भर सकता है, हल्का रहता है तो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। और इसका एम्बुलेंस के रूप में आप यूज कर सकते हैं, या सेना में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्रों में इसको जो है आसानी से आप यूज कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। तो इसको जो है, इसका महत्व आपको इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये जो है अब कहाँ पर तैयार होगा, पहले हम लोग दूसरे देश से खरीदते थे, लेकिन अब क्या होगा, ये आपको कर्नाटक में भी इसका तैयार हो जाएगा, है ना। कर्नाटक के वेमगल में तैयार हो जाएगा, और इसका क्या नाम रहेगा, H125, ठीक है। ये जो आपको हेलीकॉप्टर हल्का हेलीकॉप्टर रहेगा, ठीक है, H125, इसका असेंबल करेंगे, है ना। सामान फिर से दूसरे देशों से ही लेंगे, लेकिन इसका असेंबल जो है हम लोग को फाइनल असेंबल कहां पर होगा, तो ये भारत में ही होगा। और ये आपको किस किस क्षेत्रों में काम होगा, तो ये सिविल एविएशन इंडस्ट्री में भी काम करेगा, और उसके बाद ये आपको सशस्त्र बलों की ये जरूरतों को भी ये पूरा करेगा। और H125 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कब से हो गया, इसका कह सकते हैं कि जो बन रहा है असेंबल होगा, भारत को कब प्राप्त हो जाएगा, ये कब से काम स्टार्ट होगा, तो ये आपको 2027 से इसकी शुरुआत होगी। समझ रहे हैं बात को। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को खेल से संदर्भित है। क्या है प्रश्न, कि भारत और कौन सा देश पहले दृष्टि बाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पहला दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बात कर रहे हैं कि दृष्टि बाधित वाला, है ना। आप देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ऐसे तो जिनके पास आंख है तो वो तो क्रिकेट खेलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भारत, और पूछ रहा है कि दो देशों के द्वारा किया जा रहा है, भारत और किस देश के द्वारा जो है पहले दृष्टि बाधित, है ना, जो कहीं ना कहीं जो है आंखों में प्रॉब्लम है, उनके लिए आपको मैच होगा, T20 फॉर्मेट में होगा। और ये T20 फॉर्मेट में किस वर्ग के लिए, तो ये महिला वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए जो है क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है ये पूछा जा रहा है कि कहां पर होगा। तो ये कहां पर होगा, तो ये भारत के, आप एक नाम तो आपको लिखा हुआ है भारत, भारत के साथ आपको लिखा हुआ है कि भारत के साथ आपको कौन सा देश इन्वॉल्व होगा। तो भारत के साथ जो इन्वॉल्व होगा, कौन सा देश इन्वॉल्व होगा, तो ये आपको श्रीलंका। कौन सा देश इन्वॉल्व हो रहा है, तो भारत के साथ जो है आपको श्रीलंका इन्वॉल्व हो रहा है। आपको यहीं पर प्रश्न बता देते हैं, अभी जो है आपको महिला T20, महिला जो है वनडे फॉर्मेट में, सॉरी वनडे फॉर्मेट में जो है आपको क्या खेला जा रहा है, विश्व कप खेला जा रहा है, विमेन्स वर्ल्ड कप 2025, है ना। विमेंस वर्ल्ड कप 2025 जो है इसका भी आयोजन कहां पर हो रहा है, तो विमेंस वर्ल्ड कप का भी आयोजन भारत और श्रीलंका में ही किया जा रहा है ना। जो पाकिस्तान का जो भी मैच है श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो पाकिस्तान का जो भी मैच होगा वो श्रीलंका में ही आयोजित होगा।
इसीलिए दोनों देखना है आपको। महिला विमेंस आपको जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये भी आपको वो 50 ओवर वाला, और लेकिन ये क्या है दृष्टि बाधित वाला जो है महिला टी20, ये आपको केवल टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, 20 ओवर में खेला जाएगा, और इसका भी आयोजन आपको भारत और श्रीलंका। तो दोनों का आयोजन जब दोनों का एक ही देश कह सकते हैं कि एक ही देश तो नहीं कह सकते, यहाँ पर दो देश, और दोनों देश जो है आपको भारत श्रीलंका वहां पर भी और भारत श्रीलंका यहाँ पर भी आंसर बन रहा है। तो दोनों देशों का आयोजन जो है आपको दोनों खेल का जो आयोजन है कहाँ देखने को मिल रहा है, भारत और श्रीलंका में। समझ रहे बात को ना? यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, क्या कंफ्यूजन है ना? क्या आप लोगों का मैसेज आ रहा है? इम्पोर्टेंट वाला ही करिए बाबू, इम्पोर्टेंट वाला ही करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है। यदि कोई लगता हो कि आपको कि आलतू फालतू लग रहा है कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तब आपको जो है किसी परीक्षा में उस तरह का जब प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न आपको सीधे तौर पर दूसरे दिन जो है आपको दिखा देंगे कि हाँ ये प्रश्न जो है आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे सभी प्रश्न जो भी देते हैं आपको, जो जितना भी प्रश्न देते हैं सभी इंपोर्टेंट प्रश्न ही देते हैं, है ना? कोई भी फालतू प्रश्न नहीं देते हैं, ठीक है? इसीलिए ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए बताते हैं कि आप एक दो लाइन नीचे उतर के बातचीत करिएगा तो आपको समझ में आसानी से आएगा, ठीक है? प्रश्न किसी भी तरह से घुमाएगा तो आपको आसानी से बनेगा। अब आइए बातचीत कर लेते हैं श्रीलंका और भारत। 11 से 23 नवंबर तक जो है आपको आयोजित होने वाला है पहला दृष्टि बाधित, है ना? पहला होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ये पहला ही दृष्टि बाधित क्या है, टी20 फॉर्मेट में जो है आपको महिला वाला विश्व कप है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप जो कि आपको दृष्टि बाधित के लिए है, पहला बार हो रहा है। और इसका संयुक्त मेजबानी किन दो देशों के पास है, तो इसका संयुक्त मेजबानी जो है भारत और किसके पास, श्रीलंका के पास है। और यहाँ पर जो है उद्घाटन समारोह में जो है आयोजित होने वाला जो है शुरुआती जो भी मैच होने वाला है आपको कहां पर होगा, ये नई दिल्ली में होगा। तो शुरुआती इसका शुभारंभ जो होगा नई दिल्ली में होगा, और ये आयोजन आपको शुरुआती 5 मैच भी खेले जाएंगे आपको नई दिल्ली में। उसके बाद जो है आपको कहां पर, तो आपको इसके बाद आपको श्रीलंका में। तो विश्व कप के जो 4 मुकाबले होने वाले हैं बेंगलुरु में ही होंगे, सेमीफाइनल, फाइनल और समापन जो है आपको समापन कह सकते हैं कि समापन समारोह जो है 15 मैचों का आयोजन कौन करेगा, तो ये आपको कोलंबो का जो है प्रेमदास स्टेडियम आपको श्रीलंका में किया जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए, गुंजन यादव जी का आपको मैसेज है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, है ना? चलिए फिर से एक बार गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। आइए, तो यहाँ पर जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, यहाँ पर देखिए अमेरिका भी इस बार सम्मिलित हो रहा है। टी20 की जो टीमें हैं आपको 21 मैच इस कुल के भाग ले रही है, और जितने भी आपको ये सब देश दिखाई पड़ रहा है कुल मैच कितने खेले जाएंगे, 21 आपको मैच खेले जाएंगे। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, भारत तो रहेगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, नेपाल रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, श्रीलंका रहेगा, और अमेरिका का जो है महिला टीम है वो भी इस बार इसमें भाग लेते हुए आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है? तो याद रखिएगा, देखिए आपको पुरुष वर्ग वाला पूछेगा तो आसानी से याद रहता है, महिला वर्ग वाला जो है आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है, तो महिला वर्ग वाला आपको ध्यान रखना है। और ये पहला विश्व कप होगा टी20 फॉर्मेट में, और ये दृष्टि बाधित है। कहीं ना कहीं इन लोगों को जो ये जो खिलाड़ी रहेंगे इनको क्या चीज का परेशानी होगा, कहीं ना कहीं आंखों का ये परेशानी झेल रही होगी, और उन्हीं को जो है इस खेल में एक तरह से वही खिलाड़ी भाग ले रही होंगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो है कहां पर इसका आयोजन, इसका आयोजन जो है एक बार फिर से आपको बताते हैं भारत और श्रीलंका में। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से रिवीजन करवा रहे हैं किसका, अभी जो टी20 आपको वनडे फॉर्मेट में जो खेला जा रहा है आपको विमेंस वर्ल्ड कप 2025 जो कि 50 ओवर वाला वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है, इसका भी आयोजन कहां पर हो रहा है, ये अभी खेल चल रहा है। 30 आपको जो सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 2 नवंबर को उसका क्या होगा, आपको फाइनल होगा। जबकि ये आपको खेल आपको बता ही चुके हैं कि इसका आपको कब से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको नवंबर में आपको ये खेल स्टार्ट समाप्त होगा, उसके बाद तुरंत जो है आपको 11 नवंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो लगातार आपको खेल हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा खेल कहां पर होगा और कौन सा किस फॉर्मेट में खेला जा रहा है और किसके लिए कौन सा है। समझ रहे बात को? चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये प्रश्न जो है आपको कहीं पर भी किसी भी परीक्षा में आपको पूछा जाता है तो VVI करके इसको लिखेंगे। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स सीधे तौर पर पूछा जाता है, स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है रिलीज कर दिया गया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है इसका सही आंसर कौन सा बनेगा, तो 128वां स्थान प्राप्त हुआ है ना? देख रहे हैं स्वतंत्रता सूचकांक जो है भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कहां पर स्थिति है, 128वें स्थान पर रहेगा। तो क्या आप समझ रहे हैं? आप ज्यादा नहीं बात कर सकते हैं,
आप इतना से आप समझ सकते हो बात को, है ना, कि आप कहाँ पर रैंक कर रहे हैं। अब देखिए, कुल यदि देशों की संख्या पूछेंगे तो कुल देशों की संख्या जो 176 देशों की रखा गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में जो है 176 देशों का आपको लिस्ट लिया गया, और उसमें जो है भारत को जो है कितना स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें आपको 128वां प्राप्त हुआ है। यदि सभी देश ले लेते तो समझ सकते हैं कि भारत कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 176 देश में आप 128वें स्थान पर प्राप्त पहुंच रहा है। सूचकांक में जो है आपको 176 देशों में से केवल 3 देश ऐसे हैं जिसको कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र रूप का दर्जा दिया गया है, मात्र 3 देश। और पहले ये 3 देश कौन सा है, ये तीनों देश को आपको याद रखना है। तो ये 3 देश जो है आपको सिंगापुर, सिंगापुर जो है पहले स्थान पर है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था ये बना हुआ है। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। और तीसरे स्थान पर जो आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा देश देखने को मिल रहा है, आयरलैंड। ये ऊपर से आप रैंक याद रख लीजिएगा, सिंगापुर, सिंगापुर के बाद आपको कौन सा, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के बाद आयरलैंड। तो ये 3 देश, और भारत अपना याद रखिएगा, भारत कहां से पहुंचा हुआ है। तो भारत जो है आपको इस रैंक में देखने को मिलेगा 128वें स्थान पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको इंडेक्स जो है सीधे तौर पर पूछा जाता है, इंडेक्स आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। जो भी इंडेक्स आपको रिलीज किया जाता है तो सभी इंडेक्स आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है, क्या है, एक आपको उत्सव से है, और उत्सव भी जो है आपको देखने को मिलता है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो है पूछा जाता है उत्सव। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बथुकम्मा उत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। किसके बारे में, बथुकम्मा आपको उत्सव। एक तो आपको नाम थोड़ा सा पढ़ने में परेशानी हो रहा है, तो बथुकम्मा, और ये क्या है, उत्सव है, और पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन जो है, या ये पर्व जो है किस राज्य में होता है। तो ये पर्व जो है आपको देखने को मिल रहा है किस राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन जो है आपको तेलंगाना में किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे बथुकम्मा के बारे में। और बथुकम्मा जो है नाम आया है, तो ये क्या है बथुकम्मा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बथुकम्मा जो है सबसे पहले क्या केवल तेलंगाना में, तो तेलंगाना के साथ साथ जो है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आपको पता है कि तेलंगाना जो बनता है किससे बनता है, आंध्र प्रदेश से ही विभाजन होता है। 2 जून 2014 को आपको देखने को मिलता है क्या, तेलंगाना अस्तित्व में आता है। और जब तेलंगाना होता है, तेलंगाना के जो आपको साथ साथ में देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश का जो कुछ हिस्सा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी जो है आपको ये बथुकम्मा जो है पर्व मनाया जाता है ना। और ये जो है फूलों का त्योहार है, इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, इसको फूलों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और यह हर साल जो है दुर्गा नवरात्रि के दौरान जो है 9 दिनों तक ये जो है पर्व आपको मनाया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, दुर्गा पूजा जो है नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा होती है। तो और ये भी आपको जो पूजा होती है कितने दिनों तक, इसका जो उत्सव मनाया जाता है 9 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव के दौरान जो है बथुकम्मा को तैयार किया जाता है। बथुकम्मा क्या है, ये जो है औषधीय महत्व का, कह सकते हैं कि मौसमी फूलों का उपयोग करके यहाँ जो है फूल सजाने का एक पारंपरिक कला है। फूल को सजाया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, फूलों को क्या किया जाता है, यहाँ पर सजाने का काम किया जाता है। आप लोग घर में देखते होंगे, कोई ना कोई उत्सव में देखते होंगे कि घर को सजाने का काम किया जाता है। और इसी तरह जो है यहाँ पर जो है औषधीय महत्व के अंतर्गत जो है ये मौसमी फूलों का जो है उपयोग करके फूलों को यहाँ पर सजाने की ये परंपरा है। ठीक है, और बथुकम्मा का अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। हिंदी में अर्थ क्या होता है, ये हिंदी में अर्थ होता है माँ देवी जीवित हो जाए। क्या होता है, माँ देवी जीवित हो जाए। और ये देवी जो है किसको समर्पित है, ये देवी किसको समर्पित है, ये पार्वती को समर्पित है। ये भी ध्यान रखना है, ये सब प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब देखिए संस्कृति से संदर्भित है, क्या यहाँ पर ये कथा है तो उसके संदर्भ में नहीं, लेकिन आपको संस्कृति के अंतर्गत पूछा जाता है तो पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि ये किस देवी को समर्पित है। तो आपको जो है ये सब प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, है ना। तो मंदिर हुआ, और मंदिर किस प्रकार से होता है, कौन सा जो देवी देवता को कौन सा कह सकते हैं कि आपको उत्सव किसके तौर पर मनाया जाता है, ये सब कभी न कभी पूछा जाता है। तो 1-2 प्रश्न कभी यदि डाल देता है तो वो सब आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। बथुकम्मा जो है ये क्या होता है, इसका अर्थ, तो माँ देवी जीवित हो जाए। और यह देवी जो है किसको समर्पित है, ये पार्वती को समर्पित है। और इसे तेलंगाना राज्य का जो है उत्सव भी घोषित किया गया है ना। तो तेलंगाना राज्य का जब उत्सव घोषित किया गया है तो इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ जो है आपको ये याद रखना है, बथुकम्मा के बारे में आपको सभी बातें बताने की कोशिश की है। इतना से जो है आपको प्रश्न आसानी से बनेगा, ये किस राज्य में, तो आप लोगों से राज्य ही पूछा जाएगा, है ना। तो राज्य पूछा जाएगा तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ साथ जो है आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी ये मनाया जाता है। क्या अर्थ होता है और ये किस देवी को समर्पित है, आप सभी बातें समझ चुके होंगे। हम लोगों के जो है मुख्य थीम पर आपको जो देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था, एक प्रश्न देखने को मिला था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है कहां पर बनाया गया है, कहां पर निर्मित किया गया है, और उसे जो है आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए सीधे तौर पर फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, है ना, जहां पर आप जिस भी देश में रहते हैं उस देश का, और
साथ साथ जो है जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का, कि उस राज्य में सबसे लंबा पुल कौन सा है, सबसे चौड़ा पुल कौन सा है। हाल फिलहाल में आपको बिहार से जो है एक और पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, उस पुल के बारे में बताए थे। पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है ना, कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है किस देश में बनाया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल सीधा तौर पर पूछा गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बनाया गया है, तो एक ही देश जो है इसमें सबसे सर्वाधिक काम करता है, कौन सा देश, चीन, है ना। तो चीन में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप बात ये नहीं करेंगे सबसे लंबा, आप पुल नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, ब्रिज के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं कि सबसे ऊंचा सबसे लंबा। बहुत तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ये जो आपको है प्रश्न क्या है, रोड वाला है, यहाँ पर जो है गाड़ी जा सकती है, आदमी आसानी से जा सकता है, रेलवे वाला नहीं है। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है। तो बहुत तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। आपको जो है ये सब पढ़ने को मिलेगा कहाँ पर, ज्योग्राफी वाले क्लास में जो है जब भी आपको विविध पढ़ाया जाता है वहां पर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है आपको देखने को मिल रहा है कहां पर, ये चीन में देखने को मिल रहा है। कहां पर, तो ये चीन में। आइए कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में, जब चीन में है तो कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है चीन में बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन, है ना। क्या नाम है, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है। नाम यदि याद रहता है तो अच्छी बात है, यदि नाम याद नहीं रहता है तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ जो बड़े एग्जाम होगा उसमें हो सकता है कि कभी ना कभी पूछा जाता है। तो ये क्या नाम है, हुआजियांग आपको ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जिसका की नाम है, और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल यही बनाया गया है। और यह पुल जो है जमीन से यदि देखते हैं तो कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये आपको 625 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि फीट में बात करते हैं तो 2050 फीट की ऊंचाई पर यह अवस्थित है। और इसे जो है आम पब्लिक के लिए जो है खोल दिया गया है, ठीक है। तो आम पब्लिक जो है यहाँ पर जो है इसको पर्यटन भी बनाया जा रहा है, घूमने के लिए भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है। जब इतनी ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं, ये पुल पर इतनी ऊंचाई पर जब पहुंचिएगा तो आपको नीचे देखने पर क्या देखने को मिलता है, कि धरती बहुत दूर है, ठीक है। वहां से लगेगा धरती क्या है, बहुत दूर है। और आप कहां पर हैं, तो आप बादलों के बीच जो है सैर कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है बादलों के बीच में रहिएगा और आपको नजारा देखने को मिलता है, सुंदर सा नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो है इस पुल को जो है एक तो सुविधा होगा व्यक्ति को इधर उधर करने में भी, है ना, पर्यटन। और उसके साथ साथ जो है आपको पर्यटन को क्या किया जाएगा, यहाँ पर चीन के द्वारा इसको बढ़ाया जाएगा कि दूसरे देश के लोग भी आइए यहाँ पर, आप इस पुल का जो है आनंद लीजिए, है ना। तो यहाँ आने वाले लोगों को जो है अलग ही रोमांच, ये अनुभव पैदा करेगा। इसी वजह से जो है इसको पर्यटन के अंतर्गत भी इस पुल को रखा गया है। और ये बनाया गया है चीन में। तो चीन के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी सभी को मालूम होगा, बीजिंग। और राष्ट्रपति आपको याद रखना है कि लंबे दिनों से ये बने हुए हैं शी जिनपिंग। लेकिन मुद्रा आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है युआन, युआन को निकाल देना है ना। मुद्रा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, चीन की मुद्रा युआन, तो युआन को हटा देना है। और अब आपको मुद्रा याद रखना है रेनमिनबी। चीन की आधिकारिक मुद्रा किसको रखा गया है, रेनमिनबी को रखा गया है। तो ये आपके लिए, यदि आपको युआन चल रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि युआन नहीं चलता है। युआन जो है एक तरह से जैसे हम लोग भारत में देखते हैं, तो भारत में क्या है कि रुपया चलता है, मुद्रा का नाम क्या है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। लेकिन क्या उसका अंग है पैसा, है ना, उसका अंग क्या है, पैसा। पैसा भी आप कभी बोलते हैं कि कितना पैसा हुआ, तो पैसा क्या है, उसका अंग है। एक एक पैसा मिलकर क्या बनता है, रुपया बनता है। तो यहाँ पर जो है अब उसी को जो है आधिकारिक मुद्रा, किसी भी देश से जो आपको आदान प्रदान क्या कह सकते कि आपको व्यापार करना होगा तो रेनमिनबी में करना होगा। लेकिन वहां की जो है घरेलू मुद्रा है, वहां के अंतर्गत जो है आपको युआन भी चलता है। लेकिन आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जो याद रखना है रेनमिनबी ही याद रखना है, कि चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है, रेनमिनबी है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यदि दिमाग में युआन चल रहा है तो युआन क्या है ना। अब ये जो देखिए यही है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, है ना। ये ऊंचा पुल कहां पर तैयार किया गया है, ये जो ऊंचा पुल तैयार किया गया है आपको कहां पर, चीन में तैयार किया गया। देख रहे हैं बादलों के ये बीच में है ना। तो ये बादलों के बीच में जो है, इसीलिए जो है इसको पर्यटन के बीच में। और यहाँ से जो नीचे दिखाई पड़ेगा, तो नीचे जो है आपको घाटी है, तो घाटी दिखाई पड़ेगा, बहुत नीचे दिखाई पड़ता है ना। जब लगेगा कि पृथ्वी क्या है, यहाँ से बहुत दूरी पर है, तो रोमांच पैदा करता है। और इसी वजह से जो है इसको पर्यटन के अंतर्गत रखा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां पर तैयार किया गया है, उसका क्या नाम है ना। साथ साथ जो है सभी फैक्ट आपको बताने की कोशिश की है कि अभी को सभी फैक्ट, जो भी फैक्ट आपको पूछा जाए वो फैक्ट आपसे बन जाए। चलिए पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही आंसर क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछे थे कि हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार आपको बताए थे, और परसों के वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताए थे। एमी पुरस्कार जो है 2025 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है। किस अभिनेता को नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेशन जो है किस अभिनेता को यहाँ पर किया गया है, तो नॉमिनेशन जो है यहाँ पर आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, दिलजीत
दोसांझ होगा, है ना। और इनका कौन सा फिल्म, तो अमर सिंह चमकीला, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था, नेटफ्लिक्स में ही रिलीज किया गया था। तो ये आपको दिलजीत दोसांझ को जो है आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया, अभी मिला नहीं है। यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो ये पुरस्कार के लिए, कौन से पुरस्कार के लिए, एमी पुरस्कार के लिए। ये आपको परसों के वीडियो में पूरे विस्तार से बताए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो परसों का वीडियो देख सकते हैं। और कल के वीडियो में जो है आपको ये प्रश्न बताए थे कि भारतीय रेलवे पहले सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर जो है ट्रेन सेवा किन शहरों के बीच शुरू की गई थी। तो आज का प्रश्न जो है जाते जाते आप लोगों के लिए जो है यही प्रश्न छोड़ के जाते हैं कि भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा जो है किन शहरों के बीच शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, आपको जवाब देना है कहां पर, जहां पर भी देख रहे हैं, जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, आपको यूट्यूब के चैनल पर जाना है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। और जो भी जानकारी आपको इस प्रश्न से संदर्भित लगता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।